मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के एक विशेष टॉपिक मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले हम बात करें मैट्रिक्स की परिभाषा की, तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। साधारणतः हम लेके चल सकते हैं। इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसके कोटि वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कोई आव्यूह है जिसे हम ए से प्रदर्शित करें, तो ये आव्यूह के आपके प्रतीक हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये आप पाएंगे कि ये एक आयताकार सारणी होगी जिसे हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह के जो संगत अवयव यानी संगत जो फलन होते हैं या संख्या होते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, इसे हम कहते हैं आव्यूह का अवयव। इसे हम क्या कहेंगे? आव्यूह के अवयव। तो ये आव्यूह के अवयव हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आव्यूह का महत्व क्या है। सबसे पहले हम देखें कि आखिर हम आव्यूह को पढ़ कर क्यों रहे हैं। तो देखिए, आव्यूह का प्रयोग हम वर्तमान समय में इंजीनियरिंग में बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। साथ ही साथ विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को समझने के लिए भी आव्यूह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके उपयोग से अब ये आ जाता है कि इसका उपयोग क्या है। तो इसके उपयोग से हम सांख्यिकी, प्रायिकता, परमाणु भौतिकी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे विषयों को व्यापक रूप से समझ सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इस पे विलंब न करते हुए हम ये सीखेंगे कि इसका अगला टॉपिक क्या होगा या इसके अगले तथ्य क्या होंगे। तो इसमें अगला जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है वह होता है आव्यूह की कोटि। क्या होता है? आव्यूह की कोटि। आप समझते जाइए बस, आव्यूह की कोटि याद रखिएगा। कोटि को हम ऑर्डर कहते हैं। ज़्यादातर हम क्वेश्चन बनाते समय हम इसको ऑर्डर ही कहेंगे। तो आव्यूह की कोटि, कोटि को क्रम भी कहा जाता है। कभी कभी आव्यूह की क्रम कह लीजिए या आव्यूह की कोटि कह लीजिए, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। अब देखिए, कोटि को समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं, वो ये है कि अगर ये एक आव्यूह है तो आव्यूह में जो 36 लाइनें होती हैं, जैसे ये जो 36 लाइनें होंगी, इसे हम कहते हैं पंक्ति। इसे हम क्या कहेंगे? पंक्ति या रो। ठीक। और आव्यूह में जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, इन ऊर्ध्वाधर लाइनों को हम कहते हैं स्तंभ या कॉलम। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्तंभ या कॉलम। अब आ गया आव्यूह की कोटि। तो याद रखिएगा, आव्यूह की कोटि बराबर होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। क्या होगा? पंक्ति गुणे स्तंभ। हम इसे स्तंभ गुणे पंक्ति नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक ना। तो आव्यूह को दर्शाते समय से इसका ध्यान दिया जाता है। आव्यूह की कोटि बराबर होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। अब इसी के अनुसार हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि किसी आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या, किसी आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या का गुणन, याद रखिएगा, गुणन, गुणनफल नहीं, गुणन आव्यूह की कोटि कहलाता है। क्या कहा हमने? किसी आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या का गुणन आव्यूह की कोटि कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई हम आव्यूह ई मान लें और इसमें कुछ अवयव ले लें, जैसे 2 3 4 6 3 4 5, और इसकी कोटि आपसे पूछी जाए तो सबसे पहले हम गिनेंगे पंक्तियों की संख्या। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? हमने कहा कि 36 जो लाइनें होंगी उसे हम पंक्ति कहेंगे। तो यही तो 36 लाइनें हैं। तो ये इसमें कितनी पंक्तियां हुई? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तो ये हो गया 2 गुणे कितने स्तंभ है? 1 2 3, तो कितना स्तंभ हो गए? 3। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2 गुणे 3। इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2 गुणे 3। ठीक ना, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आता है आव्यूह के अवयव की संख्या भी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए, आव्यूहों
कि अवयव की संख्या, अवयव की संख्या बराबर होता है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। जैसे इसको देख लीजिए, इसमें कितने पंक्ति थे? 2। कितने स्तंभ थे? 3। तो 2 गुणे 3 बराबर कितना? 6। इसका गुणनफल हो जाएगा। तो इसमें कितने अवयव होंगे? 6। गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? तो अगर आपको अवयव की संख्या ज्ञात करनी है तो आप पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणनफल ज्ञात करेंगे। जबकि अवयव की कोटि ज्ञात करनी हो तो पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या होगी। जैसे ही हम प्रश्न आपको बताना शुरू करेंगे ये क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, इसमें एक और चीज होती है जो समझने लायक है, उसको बिना समझे हम आगे नहीं समझ सकते हैं, इसलिए उसको समझिए। अब ध्यान दीजिए, जैसे अगर यहाँ पे एक अवयव ए ले लिया जाए और इसको हम लिख लें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब देखिए, अगर ये A11 लिखा जाए, A11 से हमारा तात्पर्य होता है पहला पंक्ति पहला स्तंभ। ध्यान दीजिएगा, ये जो पहले आएगा ये पंक्ति को प्रदर्शित करेगा, जो बाद में आएगा वह स्तंभ को। पहला पंक्ति पहला स्तंभ क्या है? देखिए, पहला पंक्ति तो ये पहला पंक्ति है, पहला स्तंभ तो ये ए होगा। फिर आपका जैसे A12 कह दूं, A12 का मतलब क्या होगा? पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो देखिए, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो ये पहला स्तंभ ये दूसरा, तो दूसरे के पास कौन सा है? बी, तो ये होगा बी। जैसे A1 हमने कहा 3, तो A1 3 अगर हम कहेंगे तो पहला पंक्ति तो ये पहले पंक्ति में ही देखेंगे, और तीसरा स्तंभ तो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ ये हो गया तीसरा स्तंभ, तो क्या है? सी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए A33 हमें कई बार लिख दे रहा है, A33 मतलब तीसरा पंक्ति, तो देखिए पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा, हम तीसरे में ही देखेंगे, और तीसरा स्तंभ तो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा, तो क्या है? आई है। ठीक, मैं आपसे कह दूं A23 बताइए, तो आप कैसे ढूंढेंगे? A23 का मतलब क्या हुआ? दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति ये हो गया, दूसरा पंक्ति ये है, इसी में तीसरा स्तंभ देखना, तो 1 2 3 तीसरा स्तंभ यह है। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। तो ये इसके निरूपण में आप लोगों को सिखाया जाता है, A11 A12 A13, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, आगे हम सीखेंगे अवयवों के प्रकार। क्या सीखेंगे? अवयवों के प्रकार। वैसे मैं क्वेश्चन बताता चलूंगा तो वहां पे सारे अवयवों का प्रकार आपका क्लियर होता जाएगा, लेकिन फिलहाल आप कॉपी में नोट करें, इसलिए अवयवों का प्रकार भी बताते चल रहा हूँ। ठीक है, तो अवयवों के प्रकार या टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है पंक्तित अवयव। क्या सिखाया जाएगा? पंक्तित अवयव। तो पंक्तित अवयव मतलब जिसमें एक ही पंक्ति हो, तो परिभाषा क्या देंगे? ऐसा अवयव जिसमें एक ही पंक्ति हो पंक्तित अवयव कहलाता है। याद हो जाना चाहिए आपको, ऐसा अवयव जिसमें एक ही पंक्ति हो पंक्तित अवयव कहलाता है। जैसे ए बराबर एक ही पंक्ति होना चाहिए भाई, तो पंक्ति यही ना होगा, तो ए बी सी, तो एक ही पंक्ति है तो इसकी कोटि क्या होगी बताइए तो जरा? पंक्ति गुणे स्तंभ, तो पंक्तियां कितनी है इसमें? एक। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, तो 1 गुणे 3 इसकी कोटि होगी। कितने अवयव होंगे? 1 या 3, 1 2 3। समझ में आ गया आप लोगों को? अब पंक्तित अवयव के बाद आपको पढ़ाया जाता है स्तंभ अवयव। क्या पढ़ाया जाता है? स्तंभ। तो जिस तरीके से आपने परिभाषा दिया, जैसे पंक्तित अवयव की परिभाषा आपने दिया था कि ऐसा अवयव जिसमें एक ही पंक्ति हो पंक्तित अवयव कहलाता है, वैसे ही ऐसा अवयव जिसमें एक ही स्तंभ हो क्या कहलाएगा? आपका स्तंभ अवयव कहलाएगा। और इसे हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो 1 2 3 लिख सकते हैं आप, एक ही तो स्तंभ है, और कितने इसमें आपकी पंक्तियां होंगी? 1 2 3। अगर मैं कहूं कि इसकी कोटि लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे? तो पहले हम लिखेंगे पंक्तियों की संख्या, तो 1 2 3, 3 हो जाएंगी पंक्तियों की संख्या और 1 हो जाएगा स्तंभ। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1, और इसे हम कहते हैं स्तंभ अवयव। ठीक, समझ में आ गया? अब आ जाता है शून्य अवयव। क्या आता है? शून्य अवयव। तो शून्य अवयव जैसा कि नाम है वैसा ही कार्य होगा। ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य या रिक्त अवयव कहलाता है। ऐसा अवयव
जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो जाए, शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। याद रखिएगा, शून्य आव्यूह को हम रिक्त आव्यूह भी कहते हैं। शून्य आव्यूह को हम क्या कहेंगे, रिक्त आव्यूह कहेंगे। अच्छा ये बताइए इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो 1 2। कितने स्तंभ हैं, 1 2, तो इसका कोटि क्या होगा, 2 × 2। समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ से आपको पढ़ाया जाएगा आगे वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वर्ग आव्यूह जैसा नाम है वैसे कार्य भी होगा। वर्ग आव्यूह में जितनी पंक्ति होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं, वर्ग आव्यूह की परिभाषा आप दे लीजिए, लिख लीजिएगा जरूर। वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। क्या कहा हमने, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो जैसे वर्ग आव्यूह का उदाहरण क्या होगा, जितने पंक्ति उतने स्तंभ। तो 1 2 3 4, कितने पंक्ति हैं, 1 2, कितने स्तंभ हैं, 2, तो 2 × 2। ठीक, ये कहलाएगा आपका वर्ग आव्यूह। ठीक, अब आता है आपका विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विकर्ण आव्यूह, तो विकर्ण आव्यूह क्या है, विकर्ण आव्यूह में जो होगा उसमें आपके सिर्फ उसके जो मुख्य विकर्ण होंगे उसमें ही अवयव होंगे, बाकी के सारे अवयव क्या हो जाते हैं, शून्य होते हैं। जैसे ए बराबर, एक वर्ग आव्यूह बनाएंगे, वर्ग आव्यूह 1 2 3 0 0 0 0 0 0। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या है, ये एक आप जानते हैं, एक आव्यूह में या एक आप कह सकते हैं, जाहिर सी बात है एक वर्ग में, क्योंकि ये तो वर्ग ही आव्यूह होगा ना। जैसे देख लीजिए कितने इसमें पंक्तियां हैं, 1 2 3, कितने स्तंभ हैं, 1 2 3, तो जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ हैं, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, वर्ग आव्यूह है। अब देखिए वर्ग आव्यूह में एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, 2, यहां से इसको मिला दिया और यहां से इसको मिला दिया, तो ये वाला जो आपका विकर्ण होता है इसे हम कहते हैं मुख्य विकर्ण। अब देखिए ऐसा वर्ग आव्यूह, परिभाषा आप लिख सकते हैं, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। क्या कहा हमने, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, आपका विकर्ण आव्यूह कहलाता है। अब इसके बाद से आपका आएगा अदिश आव्यूह। क्या आता है आपका, अदिश आव्यूह। तो जो अदिश आव्यूह होते हैं उसमें आप सीधे से कह सकते हैं कि ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हों, सभी अवयव क्या हो जाएं, समान हों, आपका कहलाएगा अदिश आव्यूह। इसे हम क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हों तथा शेष सभी अवयव क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं, उसे हम कहते हैं अदिश आव्यूह। अब देखिए आपका इसी में आता है इकाई या तत्समक आव्यूह। ये इकाई एवं तत्समक आव्यूह भी होगा क्योंकि सभी अवयव एक होंगे। अब देखिए जैसे ये 4 हो गया, 4 हो गया, 4, तब तो ये अदिश आव्यूह है। लेकिन अगर ये 1 1 1 हो जाता तो इसे हम कहते हैं तत्समक आव्यूह। क्या कहेंगे इसे, इकाई या तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह। तो ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों तथा शेष सभी अवयव शून्य हों, आपका तत्समक आव्यूह कहलाता है। इसका उदाहरण होगा ए बराबर 1 1 1, आप बाकी सब क्या लिख लेंगे, 0। ठीक, तो ये कहलाएगा तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह के बाद आपको पढ़ाया जाता है आव्यूहों की समानता। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पढ़ाया जाता है आपको, आव्यूहों की
समानता। तो अवयवों में समानता आप कैसे पढ़ोगे? देखिए, अगर दो ऐसे अवयव हों जिसके कोटियां समान हों, दो ऐसे अवयव जिनकी कोटियां क्या हों? समान हों, तो वह आपके कहलाएंगे, और उनके परिमाण भी समान हों तो वह समान अवयव कहलाएंगे। जैसे अगर मैं लिख दूं ABCD और इधर बराबर में लिख दूं EFGH, तो ऐसे में क्या होता है कि ये दोनों, चूंकि इसकी भी कोटि क्या है 1 2, तो 2 गुणे 2, और इसकी भी कोटि कितनी है 2 गुणे 2, दोनों की कोटियां समान हैं और ये परस्पर बराबर हैं, यानी दोनों बराबर दिखाए गए हैं, तो ये दोनों समान होंगे। और समान होने का एक प्रतिबंध होता है कि इसके जो अवयव की वैल्यू होगी वह उसके इसी अवयव की वैल्यू होगी, अर्थात ए का मान ई हो सकता है, बी का मान एफ हो सकता है, सी का मान जी हो सकता है और डी का मान एच हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन भी इसमें बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन दे दे कि A3 2C और यहाँ बराबर में दे दे 1B और ये है 2 और ये भी क्या हो जाए 2। तो ध्यान दीजिए, अगर हम समानता देखें तो समानता के नियम से या समानता के लिए शर्त हम लिख सकते हैं, समानता के लिए, तो समानता के लिए शर्त ये है कि इसका ये अवयव इसके इस अवयव के बराबर होगा। यानी इसका A11, समझ रहे हैं 11 मैंने पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव इसके पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के बराबर होगा, अवयव के बराबर होगा। तो A किसके बराबर हो जाएगा 1 के, 3 किसके बराबर हो जाएगा B के, 2 के बराबर है ये है, और C किसके बराबर हो जाएगा 3 के। समझ में आ गया? चलिए एक और क्वेश्चन इससे ही हम बता के आपको दिखाते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन जो भी आएंगे वह सारे बताते चलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ दे दे x-1, ये दे दे 2x प्लस जेड, यहाँ आपका दे दे 2x माइनस वाई, और यहाँ दे दे 3z प्लस मान लीजिए w। ये एक अवयव है और ये किसके बराबर है? ये बराबर है -1 5 0 और 13 के। आपको हल करना है और x, y और z और w का मान ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप तुलना करेंगे, ये दोनों क्या है, इसकी भी कोटि 2 गुणे 2 है और इसकी भी कोटि 2 गुणे 2 है, तो हम तुलना कर लेंगे। तो लिखेंगे तुलना करने पर, क्या लिखेंगे? तुलना करने पर x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा? -1 के। तो और दूसरा क्या हो जाएगा? देखिए ये y वाला ही ले लीजिए, 2x माइनस वाई किसके बराबर होगा? 0 के। तो ये देखिए 2x बराबर कितना हो गया? y। इस y का मान इस वाले में क्या कर लीजिए? पुट कर लीजिए। तो क्या y के स्थान पर कितना लिख सकता हूँ? 2x। तो x माइनस 2x, चलिए तो x माइनस 2x -6 होगा और ये -1 है, ये है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना आया? 1। और जैसे ही x का मान 1 ज्ञात करेंगे हम यहाँ पे x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 2 × 1 बराबर y, तो y बराबर कितना गया? 2। तो पहला आपका x का मान हो जाएगा 1 और y का मान हो गया 2। अब हम आसानी से z का मान ज्ञात कर सकते हैं इस वाले की सहायता से। 2x प्लस जेड किसके बराबर होगा? 5 के। तो यहाँ देखिए 2x प्लस जेड बराबर 5। तो 2 × x का मान कितना आया था? 1, तो 1 प्लस जेड बराबर कितना? 5। तो z बराबर 5 माइनस 2, तो z बराबर हो जाएगा 3। तो z का मान कितना आ गया? 3। अब हमें w का चाहिए, तो w वाला लेंगे। ये 3z प्लस w किसके बराबर होगा? 13 के। चलिए तो ये हो जाएगा आपका, ये इस वाले को ले रहे हैं 3z प्लस w बराबर 13। तो ये देखिए 3z प्लस w बराबर 13। तो 3 का 3 लिखा, z की वैल्यू कितनी आई थी? 3 ही आई थी, प्लस कितना हो गया? w बराबर 13। तो w बराबर हो जाएगा 13, 3 3 9 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, w बराबर 13 में से 9 गया तो 4। तो w का मान कितना आ जाएगा? 4।